बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको सवालनामा में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, वक्त की रफ्तार को कभी मापा नहीं जा सका। तारीख़ बताती है कि वही कौमें कामयाब रहीं जिन्होंने वक्त की रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार मिलाने की कोशिश की और वक्त की आंखों में आंखें डालकर वो जिए। यानी जो तब्दीली है वो वक्त का लाजिमा है, वक्त का खासा है, इसकी खूबी है। तब्दीली जो मुआशरा, जो कौम एक्सेप्ट करती है वो यकीनन तरक्की याफ्ता अक़वाम की सूरत में दुनिया पर राज भी करती है। आज अगर हम देखें तो 21वीं सदी में जो हमें सबसे ज़्यादा तब्दीली दिखाई दे रही है, जो तरक्की की रफ्तार है, जो शरह है, वो हमें सबसे ज़्यादा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की सूरत में दिखाई दे रही है जिसने यकसर दुनिया को बदल दिया है। वन क्लिक पर दुनिया आ चुकी है और जो एक ग्लोबल विलेज का तस्वुर था वो न सिर्फ मज़ीद पुख्ता हुआ है बल्कि उसमें तमाम जो रंगो नस्ल की मामलात थे वो हमें एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ दिखाई देते हैं और वो है वन क्लिक और वायरल होना। जहां इस वायरल होने ने या इस जो ये एक अप्रोच है वायरल होने की, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें लाई, वहीं इसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने में आईं। वहीं हमें पाकिस्तान के वो बासलाहियत और काबिलियत से भरे हुए नौजवान भी इस वायरल होने के ज़रिए नज़र आए जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले तो आपको हीरो बनने के लिए टेलीविज़न का या सिनेमे का या मुख्तलिफ ऐसे फ़नून लतीफ़ा के शोबे थे, उनमें बाकायदा एक रियाजत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वन क्लिक पे आप हीरो भी हो जाते हैं, ज़ीरो भी हो जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे ही बासलाहियत पाकिस्तानी ब्लॉगर से, व्लॉगर से, जिन्होंने जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक पहले पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं जिन्होंने फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है उसको विज़िट किया। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अगर ये जाते हैं तो वहाँ की जो खूबियाँ हैं उनको अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्हें जो कुछ सीखने को मिला, जो इज़्ज़त और शोहरत मिली, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ जो तमाम प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मलिक तनवीर नांडला साहिब। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मलिक साहब, सोशल मीडिया की दुनिया तो आज आपको जानती है, लेकिन अगर इससे पहले के मलिक तनवीर की बात की जाए तो वो कौन थे? बचपन कहाँ आपका गुजरा? आपकी इब्तदाई स्कूलिंग कहाँ से हुई? बेसिकली मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान के करीबी एक इलाका है नांडला, वहाँ के एक टाट वाले स्कूल का पढ़ा हुआ नौजवान हूँ। तो वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी पहुँचे, मैट्रिक में लकली अच्छे नंबर आ गए, थोड़े कंपैरेटिवली बेहतर नंबर आ गए। तो पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर था कि आप ऑप्ट करें। दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे देसी पेरेंट्स के पास, एक होता है डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियरिंग कर लो। तो मुझे बायो तो वैसे समझ नहीं आती थी, चले मैंने कहा अवेलेबल ऑप्शन है, प्री इंजीनियरिंग है, तो उसको ऑप्ट कर लिया। उसमें ये हुआ कि केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, तो स्टेरिक लग के हम पास हुए। तो उसके बाद जो मुझे इस दौरान ना कंप्यूटर के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ लर्न कर ली इतनी यंग एज में कि यार जिस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट हो और जो चीज़ एमर्जिंग हो, जिस चीज़ के अंदर फ्यूचर आपने बनाना है, वो चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने किसी से नहीं पूछा, ना पेरेंट्स से, ना दोस्तों से, किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया और सीधा जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया इन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बैक इन 2006। तो मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली, सही सिमत का तयन कर लिया और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कामयाबियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुरू हुआ जो कि अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह। तो आपके वालिदैन क्या सख्त गिर वालिदैन थे, सख्त तबीयत के हैं वो माशाल्लाह, और इस बारे में भी बताइएगा। और उसके साथ साथ बचपन कैसा रहा आपका? बेहतरीन जो आपके दोस्त हैं, क्या वो बचपन के जो दोस्त हैं वो आज भी आपके दोस्त हैं? कौन कौन से जो है दोस्त आपके बहुत करीब हैं? ज़रा ये हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। बहुत सख्त गिर वाकई, मतलब वो तो एक परंपरा होती थी ना देहातों के पेरेंट्स की कि अगर वो सख्त ना हो तो वो फिर एक वो मलिक वाला एक रोब दबदबा भी नहीं रहता ना। तो डेफिनेटली उनका बहुत रोब था, लेकिन पॉजिटिव रोब था। ब्रॉटअप उन्होंने बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह।
और एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, और एक जो बढ़ने के लिए मैं कहता होता हूँ कि हमारे बच्चों को एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। तो दोस्तों में बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आज भी मेरे दोस्त हैं, शहजाद, मेरे कज़न फयाज, आरिफ, इलियास, सनी, मतलब वकास, और अभी साजिद हैं मेरे साथ। हम टाट पे बैठ के खुद ही मतलब पढ़ते थे, खेलते थे, सारा बचपन इकट्ठे गुजरा। आज साजिद जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेरी कंपनी में ही, अफ्रीकन रीजन को हेड किया है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। बहुत बाकी जो दोस्त हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ने पुलिस में चले गए, कुछ ने मोटरवे पुलिस ज्वाइन कर ली, अपने अपने शोबों में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छी फील्ड ऑप्ट करने की वजह से एक ऐसी चीज़ को ज्वाइन कर लिया जो कि मैं समझता हूँ आज की यूथ को जो क्विकेस्ट हलाल अर्निंग है, जो आपको करोड़पति बना सकती है तेज़ तरीन, मैंने वो चीज़ ज्वाइन कर ली। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतर एक सक्सेसफुल आप कह सकते हैं हो गया। सही, माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी वसी हल्का है बाब आपका लग रहा है, तो काफ़ी शरारती भी होंगे आप लोग, अगर कोई शरारत शेयर करें। शरारतें तो आप पूछे ना कि मतलब कोई दुनिया की ऐसी स्पोर्ट्स नहीं हमने ट्राई ना की हो। मतलब गोल्फ सिर्फ सुनते थे, पीटीवी होता था, गोल्फ को सिर्फ रेडियो तक सुनना और वीडियोस कुछ देख लेनी। गोल्फ क्या करते थे हम, नया घर बन रहा था मुझे याद है, तो हमने सरिये को मोड़ लिया और एक अंडा जिसको बॉल बोलते हैं वो ले लेनी और एक होल सा बना लिया। मतलब गोल्फ तक मैंने इसका जिक्र यूँ किया कि गुली डंडा, ये बंटे और ये पत्तों को जूते के ज़रिए खेलना, और ये बांदर किला हम सराइकी में बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बहरहाल वो खेलना। तो पिट्ठू गरम बॉल के साथ वो ईंटों के साथ बना लेना और बॉल को उसको मारना, गिराना, और फिर बॉल से बचना और उसको रिपेयर करना। तो बहुत कुछ शरारतें तो सर ऐसी वैसी कि मतलब गुजरा ही शरारतों में है लड़कपन। तो बहुत कुछ है, कौन कौन सी ऐसी। अच्छा, एक और ऑडियंस की लर्निंग के लिए, नौजवानों के लिए मैं बताऊं। अच्छा, एक टाइम था कि बड़ा आइसोलेशन का टाइम था ना। मेरे जो कज़न्स थे जिनका मैंने जिक्र किया वो थोड़े फासले पे रहते थे, तो मेरे साथ खेलने वाला कोई होता नहीं था घर में। तो मैं इतना ऐसा था कि मैं बैट पकड़ लेता था और इशारों में खेलता था। मतलब सईद अनवर बन जाना, आमिर सुहेल बन जाना, एजाज अहमद बन जाना, इंजमामुल हक बन जाना, खुद ही काउंट करना, तखय्युलाती, मतलब वो इमेजिनेशन में सिर्फ खेलना कि सिर्फ बैट है, मेरे पास बॉल नहीं है, लेकिन मैं खुद ही खेल रहा हूँ और 2-3 घंटे खेल रहा हूँ। तो अब सोचता हूँ कि शायद वो एक पागलपन सा नज़र आता है कि पता नहीं कोई दिमागी फतूर था क्या था। तो ये चीज़ें तो जिसके अंदर नहीं है, जिसने स्पोर्ट्स इंजॉय नहीं की, इस तरह की शरारतें नहीं की। अभी कल ही मेरी एक फूफी हैं, तो वो बच्चों की वजह से बड़ी परेशान थी, तो मैंने उनको भी बताया कि लेट देम प्ले, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। जब इंसान बनने की उम्र आएगी तो जब समझ आती है, तो एक एज होती है ना, उस एज में समझ आ जाती है कि यार अब हमें सीरियस होना चाहिए लाइफ के बारे में। तब तक उनको खेलने दें यार, बच्चों को एंजॉय करने दें। आजकल तो 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, प्ले ग्रुप और नर्सरी और प्रेप और अल्लाह जाने क्या क्या। हमारे तो पहली कच्ची होती थी, कच्ची पक्की, तो तब से शुरू होते थे और तब से मतलब 5-6 साल की उम्र से स्टार्ट होते थे। तो इतना ज़्यादा बोझ बच्चों पे नहीं डालना चाहिए मेरे ख्याल में। उनको बिल्कुल आसान इन्वायरमेंट दें, उनको पनपने का प्रॉपर इन्वायरमेंट दें। देखें, बीज जो फलता फूलता है ना, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, उसको पानी भी चाहिए होता है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी वो पनपता है, तभी वो एक तनावर दरख्त बनने की तरफ बढ़ता है। तो हम बच्चों को दबा के रखना चाहते हैं और उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो चांद को कंकर करें और बड़े आदमी बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता। उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, उनको अपना आप निखारने का मौका दें। जब तक वो अपना आप जाहिर करने का मौका नहीं देंगे, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े आदमी बने। तो डेफिनेटली हर चीज़ का ऑप्शन देना चाहिए कि यार सब चीज़ ट्राई करो। बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार गपशप हो रही है। मलिक तनवीर नांडला साहब हमारे साथ आज के हमारे प्रोग्राम सवालनामा के मेहमान हैं, और शुरू से ही इनका बचपन बता रहा है कि वो होनवार बुरवा के चिकने चिकने पात। तो माशाल्लाह, फिर कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही? सर कॉलेज में हम जो है वो इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। क्या बात है।
तो बस कॉलेज लाइफ, इश्क के बाद कॉलेज कैसा गुजरना था वैसे ही गुजरा। टीचर कुछ पढ़ा रहा होता था, हमें कुछ समझ आती थी। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि केमिस्ट्री में 2 सप्लियाँ खाई आपके भाई ने, तो बस वो इश्क की मरून मिन्नत थी। लेकिन बहरहाल कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने खेलने पे कंप्रोमाइज़ नहीं इश्क किया, ने निकम्मा कर दिया गालिब, घूमने फिरने पे वरना हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया, आदमी थे बड़े काम के। वरना बंदे अच्छा निकम्मा किया। लेकिन फिर देखें अगेन ये लर्निंग के लिए हमारी नौजवान नस्ल की ना, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इश्क के बाद भी। एक तो आप निकम्मे हो जाएं, बाल बढ़ा लें, शेव बढ़ा लें, आप काम धंधे से छोड़ दें मलंग हो और जाएं। दिन रात दुखी गाने, दुखी अशार, मलंग हो जाएं, दुखी अशार सुनते रहें, दुखी गाने सुनते रहें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस प्यार को, उस इश्क को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, आप उसको अपनी ताकत बना लें। उस ताकत अगर आप बनाएंगे तो वो आपको ड्राइव करती है। इसकी मैं मिसाल यूं दूं, मिसाल तो बड़ी अजीब सी है, बड़ी बुरी सी है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूँगा। कुछ लोगों को जिनको ड्रग्स के साथ वो चलते हैं, हालांकि ड्रग्स इन अ लॉन्ग रन आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो वक्ती तौर पे उनको ना मोटिवेशन का एक एलिमेंट आ जाता है। तो प्यार भी मेरे ख्याल में एक ड्रग की ही शक्ल है कि वो आप एडिक्टेड हो जाते हो ना एक चीज़ के, कि एक बंदे ने आपको कॉल नहीं की, या आपने उसको देखा नहीं, या आपको उसके राब्ता नहीं हुआ, तो आपको अजीब फील आने लग जाता है कि आपको लगता है कि यार कुछ मिसिंग है। तो उस ड्रग को आप पॉजिटिव अगर यूज़ करेंगे, उस ड्रग को अपनी बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे हैं। तो हमने ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से पहले इश्क की बात हो रही है तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। सो वो नाकामी आपने अपनी कामयाबी में बदली, तो ये कहा जाए कि वो जो इश्क है उसका साया आपसे दूर हो गया और अब आप नई ज़िंदगी की तरफ आए और कामयाबी आपने हासिल की। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, वो इश्क जो था, अब मेरी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था, और तो भाभी से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि असल बात अब सामने आई है। तो ये जी मुबारक हो आपको भी और भाभी को भी, यानी आपने अपनी ताकत बनाया इस चीज़ को। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्ट्रेंथ बनाया। मतलब वो बड़ी पुराना, बड़ा आई डोंट नो कि बस कितने सेकंड्स हैं बाकी, मतलब वो काफ़ी स्पैन था ना टाइम का, तो मैंने उसको स्ट्रेंथ बनाया। मैं किसी मौके पे रुकनी में हार गया हूँ, मैंने हार नहीं तस्लीम की पूरी ज़िंदगी में। अगर एक चीज़ नौजवान मेरी लाइफ से पिक करना चाहे ना, वो एक चीज़ थी, वो थी रेजिलियंस, कि मैं रेजिलियंट रहा। मैंने किसी भी मौके पर ये तस्लीम नहीं किया कि मैं हार गया हूँ। क्या खूबसूरत बात की, किसी भी मौके पे तस्लीम नहीं किया कि मैं हार गया हूँ। और बेशक डिटर्मिनेशन जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, और हर गिरने के बाद जब आप उठते हैं तो आपके कदम मज़ीद मजबूत होते हैं। सो लॉन्ग रन में कदम मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। बातें बहुत सी अभी होनी हैं, इश्क की खुशबू हम तक आ पहुँची है, ये खुशबू बड़ी प्यारी है। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हम कर रहे हैं आज मलिक तनवीर नांडला साहब से, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू आपने ब्रेक से पहले सुनी। और एक ज़िंदा दिल आदमी को ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने वाला जो शख्स होता है, जो तवानाई से, जो खुशी से, जो पॉजिटिविटी से सरशार और लबरेज़ होता है, वही अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाने की तमन्ना कर सकता है। और वही जो है वो उस तगदो में होता है कि उसके मुल्क का नाम, उसकी सोसाइटी का नाम, उसके ख़ानदान का नाम जो है वो मज़ीद रोशन हो। सो मलिक साहब बताइएगा कि प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ आपने कैसे किया, कहाँ से किया, और आजकल क्या कर रहे हैं? मेरे प्रोफेशनल करियर का आगाज़ जब मैंने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया बैक इन 2006, तो उसके साथ ही हो गया। लकली हुआ यूँ कि किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें एक टीचर मिल गया जिन्होंने हमें प्रोग्रामिंग, एक बेसिक प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज थी वो स्टार्ट करवा दी। तो जब उस पर रिसर्च करने बैठता था लैब के अंदर ही यूनिवर्सिटी में ही, अपने डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ऑर्कट होता था उस ज़माने में, फेसबुक नहीं होता जी बिल्कुल होता था। फेसबुक उसके बाद लॉन्च तब हो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था।
तो ऑर्कट पे कम्युनिटीज़ होती थी, उसके अंदर जाके गपशप करनी। डेफिनेटली उस ज़माने में नौजवान होता है तो ढूंढता है कोई क्या करे यूट्यूब वहाँ के पे रूम्स जाके। होते, तो यूट्यूब कह रहा वहाँ हूँ पे सॉरी, मुझे याहू के रूम्स होते थे बहुत ज़्यादा, एमएसएन के रूम्स होते थे। याहू के रूम्स होते थे, याहू मैसेंजर के, एग्जैक्टली उस दौर की बात है। तो बहरहाल वहाँ पे पता चला मुझे कि गूगल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एडसेंस है, ब्लॉगर है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको पैसे देते हैं फॉर डिस्प्लेइंग एड्स ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे जब मुझे इस चीज़ का पता चला और मुझे पता चला अच्छा ये वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट बनाना ही हम सीख रहे थे उस सेमेस्टर में, तो जो कम्बिनेशंस थे वो साथ मुझे मिल गए। देन मैंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग सीखी, डेवलपर बना। उसके साथ साथ अब मसला ये आन पहुंचा कि यार साइट बना ली है, अब उस पर विजिटर्स कैसे आए, विजिटर्स आएंगे तो उन एड्स को विजिट करेंगे और उसके नतीजे में मुझे पैसे मिलेंगे। तो देन मुझे पता चला यार एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई चीज़ है जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक बेहतर होती है गूगल के अंदर, और उससे ट्रैफिक मतलब यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर लैंड करते हैं, और आप जितने ज़्यादा लैंड करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देन वो लर्न किया, पंगे किए, बहरहाल वो फुल ऑफ पंगे आप कह सकते हैं वो लाइफ थी। तो देन मैंने उस दौर में वालिद साहब से एक प्रॉमिस किया था कि आप मुझे, जब मैं फ़ी उनसे मांगता था, फ़ी अच्छी खासी होती थी पर सेमेस्टर की, आई थिंक 27,000 28,000 होती थी, तो वो कहते थे कि यार तू क्या करेगा पढ़ के, या इस तरह की जो चीज़ें होती थी। मैंने उससे वादा किया, मैंने कहा आपसे वादा करता हूँ कि पास आउट होने से पहले पहले मैं 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा हो गया। तो वो मुस्कुरा देते थे इस बात पे ना कि यार ये मुझे ऐसे घेड़े करा रहा है, ऐसे कहानियाँ करा रहा है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हुआ कि जब मैं पास आउट होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख पर मंथ से तजावज़ कर चुका था अर्निंग के लिहाज से। तो बहरहाल वो जब पैसा नज़र आना स्टार्ट हो जाता है आपको इस फील्ड में, तो देन आपका दिल भी लगता है, आप उसके अंदर एफर्ट्स भी पुट करते हो, आप टीम भी बिल्ड करते हो। तो देन सिलसिला उसके बाद ग्रेजुअली चल निकला। 2012 में मेरी शादी हुई, और बड़ी मुश्किल से, मैंने आपको बताया कि लव मैरिज थी, तो बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ा। फंड्स खुद जनरेट करने, घर बनवाना और सारा कुछ, मतलब बहुत एक कठिन सूरत हाल थी। तो उससे अल्लाह का शुक्र है ग्रेजुअली निकला। तो ये चीज़ जो है ना आपको मतलब मजबूत बनाती गई वो मुझे, ये सारी सिचुएशन। हालांकि ये चीज़ अपेरेंटली नेगेटिव थी, अपेरेंटली मेरे हक में नहीं होती थी कुछ चीज़ें, लेकिन उनसे मैं चीज़ें लर्न करता था, सीखता था, उनको बेहतर करता था, और देन मूव फॉरवर्ड होता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में ना पॉजिटिव चीज़ें रहीं और पॉजिटिव ही मैं चलता रहा। सही सही। हमने देखा कि आपके ट्रैवलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरी शादी हुई ना, तो आपकी भाभी जो हैं वो कहती थी कि आप घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो कहती थी नहीं। अच्छा एक टाइम पे ना उन्होंने मुझसे पासपोर्ट ही ले लिया। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बड़ा पर्सनल सा सवाल कि यार हाउ डू यू मैनेज टू ट्रैवल, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवल कैसे कर लेते हैं आप? तो उनके लिए एक टिप दे रहा हूँ ना। तो मैंने उनने मुझसे जी पासपोर्ट ले लिया, उन्होंने कहा जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। तो खैर मैंने कहा जी ये तो आज़ादी जो है वो कदगन लगाने की तैयारियां हो रही हैं, तो आई विल हैव टू स्टैंड ऑन दिस। तो मैं अपने ससुर जी के पास गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैंने उन्हें कहा देखें जी मैं कोई नशा करता हूँ? उन्होंने कहा जी नहीं करते। मैंने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं करते। कोई किसी किस्म की कोई ऐप? उन्होंने कहा नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा यार एक ही मेरे अंदर ठरक है और वो है ये ट्रैवलिंग वाली, और आपकी बेटी जो है ना मुझे उससे भी रोक रही है। तो वो एक पॉइंट था जो मेरा क्लिक हुआ, उन्होंने समझाया उनको। तो बात ये है कि हर इंसान का ना कोई नशा होता है ना, किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, किसी न किसी चीज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नेगेटिव एडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपने नहीं सोचा कि अगर मैं, आपने लालच नहीं दिया कि मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा, दुनिया घूमेंगे, बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखों से दुनिया मैं देखूंगा, बड़ी खूबसूरत लगेगी, कुछ 2-4 शेर सुनाने थे, को मजीद खूबसूरत जगहों पे इजहार इश्क का ज़्यादा मज़ा आता है। हर ट्रिप में तो नहीं ले जाया जा सकता ना, कि हर ये खालिस्तन शोहराना बात की है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझे हैं। तो उस सिनेरियो में होता ये था कि देखें कुछ फैमिली ट्रिप्स तो होते हैं, कुछ दोस्तों के साथ होते हैं ना, जिसमें सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है, जिसमें हंसी मजाक होता है, जिसमें सिर्फ आप
एडवेंचर करते हो ना, आप ऐसी चीज़ों, मतलब हाइकिंग का मुझे बड़ा शौक है, आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हो कि जहाँ पे फैमिली को साथ ले जाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो वो फिर डेफिनेटली आपको दोस्तों के साथ करने होते हैं। तो वो जो ऐसे ट्रिप्स थे और अनप्लान ट्रिप्स थे, एक दफ़ा तो यूँ हुआ कि मैं फैमिली ट्रिप करके आया, घर आया हूँ, बाहर दोस्त आए हैं और वो उन्होंने कहा यार चलो, और मैं यकीन करें मैं निकर में ही था, बनियान में था, यकीन करें ये बड़ी अजीब बात होगी आप सबके लिए। मैंने उनको कहा वैसे ही चलो, मैं घर नहीं गया, वैसे ही चलेगा। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने मानसेरा में जाके अपने जो कपड़े शपड़े लिए और फिर आगे ट्रैवल किया। तो मैं इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मुझे जब मैंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो सो सिंपल सो लविंग, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने शेयर की है, और ये तो हमारे देखने वालों के लिए भी है कि जब आपने पूरी, और एक सयाह को ऐसे ही होना चाहिए, ये एक ट्रू सयाह की निशानी है कि वो कैसे भी हो हालात, वो उसने सफ़र करना होता है, उसने दुनिया एक्सप्लोर करनी होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब मैंने इंटरनेशनल टूर स्टार्ट की तो मैंने देखा कि यार दुनिया ऐसी भी होती है, वहाँ के लोगों की सफरिंग्स, लोगों के कल्चर्स, लोगों के रहने के स्टाइल, लोगों के चैलेंजेस, कि यार वो किन किन सूरत हाल में जी रहे हैं। कुछ हमारे नाजरीन जो है वो ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने जब ई कॉमर्स की जानिब आए, आपने जो अर्निंग का सिलसिला शुरू किया, सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि ये कैसे मुमकिन बनाया आप? मैंने जैसे आपको बताया कि 2006 में मैंने लर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता चला कि यार गूगल के ज़रिए आप अर्न करते हैं, तो देन वेबसाइट्स बनाई, उस पर अर्निंग स्टार्ट हुई, ब्लॉग्स बनाए, तो वहाँ से अर्निंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया। देन बैक इन 2016 थोड़ा ना मैंने कहा कि अब खुद तो बहुत कुछ कर लिया है, अब टाइम है कि यार लोगों को भी सिखाया जाए, लोगों को भी एनेबल किया जाए, लोगों को एम्पावर किया जाए। देन मेरी एक स्टोरी पब्लिश हो गई डिफरेंट चैनल्स पे और डिजिटल मीडिया पे, न्यूज़ के अंदर। उसके बाद देन थोड़ा मैं पब्लिक हुआ, लोगों को सिखाने का सिलसिला स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग हम सिखा रहे हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन के साथ आप एफिलिएट उनके कैसे बन सकते हैं वो सिखा रहे हैं। साथ हम ई कॉमर्स, एक ई कॉमर्स इतनी ज़्यादा बूम पकड़ चुकी है, ख़ास तौर पर ये पेंडेमिक के बाद। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 अरब लोग, 2 बिलियन लोग बाय द ईयर 2023, 2 अरब से भी ज़्यादा, शायद 2.5 अरब लोग ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे। सही। पाकिस्तान में आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं ई कॉमर्स का? सबसे पहले तो हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं कि ई कॉमर्स जो ई इकॉनमी है, आपने कोविड की बात की, तो इसके बाद आपने इसको, इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में कितना ग्रो होते देखा है? बहुत ज़्यादा, शायद मैं वो कहूँ कि 1000% ऑफ मतलब इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर चलाने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पेमेंट मेथड्स का प्रॉब्लम है, पेमेंट कलेक्शन का इशू है, फिर अवेयरनेस नहीं है, फिर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बिटवीन बायर एंड सेलर वो बहुत ज़्यादा है। अब बायर कहता है कि यार जो चीज़ मेरे तक पहुँचे मैं उसको टेस्ट करूँगा। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अब इसकी पॉलिसी नहीं है कि यार अगर आपने ओपन कर लिया तो फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें फिर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो इस वजह से बंद हो गए कि उनको जो रिटर्न्स थे, मतलब उन्होंने चीज़, एक बंदे ने ऑर्डर की, उन्होंने भेजी, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहिए, वापस भेज दो। अब वो जो उनको कॉस्ट पड़ी रिटर्न की वो इतनी ज़्यादा हो गई। तो इसमें मैं उनको ये पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा, हमारे जो बिजनेस पर्सनस हैं जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, जो इवन किसी भी फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग के बहुत चलें, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ई कॉमर्स को और उसको लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ सामने आती है, वो है हमारे डिजिटल मीडिया का एक वो हिस्सा जिसने सोसाइटी पर बराह रास्त असर किया है, जिसमें आपका यूट्यूब आ रहा है, जिस पे आपका फेसबुक आ रहा है, जिस पे आपका टिकटॉक आ रहा है। और मैं आगाज़ जो है वो टिकटॉक से ही करना चाहूँगा। टिकटॉक को जो है वो बंद किया गया। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो पाबंदी लगाई गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, पाबंदी, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँगा, पाबंदी किसी भी मसले का हल नहीं होती। ख़ासकर देखें, जब चेंज आती है, होता क्या है मैं आपको बताऊँ। जब प्रिंटिंग प्रेस आई दुनिया में तो
कुछ तबका ने उसको अपोज किया कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, वो लोग तारीख में पीछे रह गए, तरक्की में पीछे रह गए। इसी तरह यूट्यूब की मैं बात करूं, हमने 2000 आई थिंक 11-12 में यूट्यूब पे बैन लगा दिया। उससे हुआ क्या, हम लर्निंग में पीछे रह गए, हमारे करियर सेट हो सकते थे वो ना हो सके, हमारी यूथ जो उससे फ़ायदा ले सकती थी वो ना ले सकी। जिस दौरान हमारे हमसाए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, फिलीपींस इवन, जब ये लोग ग्रो कर रहे थे उन प्लेटफॉर्म्स पे, हमने उन पर पाबंदी लगा के उनको बंद कर रखा था। अब टिकटॉक की बात आते हैं। टिकटॉक ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इसने शॉर्ट वीडियोस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला दिया कि लोग बड़ी वीडियोस देखने की बजाय छोटे 1 मिनट की 15 सेकंड की वीडियो देखने की तरफ आ गए। उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा बूम मिला। अब देखें, हर जो भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इसको डेफिनेटली आपको रेगुलेट करना चाहिए। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। रेगुलेट करने के चक्कर में आप पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद कर देना, आप ये समझ लें कि एक गैप क्रिएट कर रहे हैं अपनी तरक्की के और अपनी कौम के दरमियान। ये आपने कौम की तरक्की को इस पाबंदी और गैप के साथ जोड़ा है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, इस पे मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। यहाँ पे जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं और कौम की तरक्की और जो पीछे जाना है, वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन टिकटॉक के साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बुनियादी इंसानी ज़िंदगी से हैं। वो क्या है, वो क्वेश्चन भी मैं मलिक तनवीर नांडला साहब के सामने रखूँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और मलिक तनवीर नांडला साहब जो है वो ब्रेक से पहले कह रहे थे कि कौम की तरक्की को रोका जाता है जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है अगर उस पर बैन किया जाता है, पाबंदी लगाई जाती है। मलिक साहब, कौम की तरक्की की बड़ी खूबसूरत आपने बात की, लेकिन जो टिकटॉक बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक्स पे जाने जा रही थी, क्या उनका कोई हिसाब किताब होगा? क्या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो फहश एक तबका है, एक जो आपकी पूरी कम्युनिटी है जो रेड लाइट एरिया से उठकर यहाँ पर आ गई थी, उसको जिस तरह प्रमोशन मिल रही थी और जिस तरह वो अपनी ऑनलाइन यहाँ पे डील्स कर रहे थे, मुख्तलिफ ज़राए इस चीज़ को वाजे कर चुके हैं, तो क्या ये चीज़ें कौम की तरक्की से जुड़ी हुई हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखें, इंसान के अगर सर में दर्द हो तो इंसान सर दर्द की गोली लेता है, ना कि सर कटवा देता है। ठीक है? अगर आपको किसी भी इस किस्म के इश्यूज़ हैं, ये मतलब कंट्री लेवल पे, आपके आईएसपी लेवल पे, आपके पीटीए लेवल पे ये चीज़ें ब्लॉक की जा सकती हैं। अच्छा, अब वो चाहते हैं चले ब्लॉक नहीं करते और इसको अलाउ करते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप उन करोड़ों की तादाद में अकाउंट्स हैं, आप कैसे ब्लॉक करेंगे? आपको क्या पता मलिक साहब कि एक शख्स जो है वो वीडियो बनाने गया रेलवे ट्रैक पे, आपको पीटीए को बता के तो नहीं जा रहा। खबर तो उस वक्त आएगी ना जब उसको पता चलेगा कि वो ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी जान गंवा बैठा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। आपके रोड, सड़कों पे रोजाना कितने हादसा होते हैं? रोजाना लाखों नहीं बंदे मरते होंगे तो सैकड़ों जरूर मरते हैं। इस बात से आप मेरी एग्री करते हैं? तो इसके जवाब में हम रोड्स बंद नहीं कर देते, हम मेजर्स लेते हैं उनको सही करने की कि यार हादसात ना हो। देखिए, रोड के जो हादसात है मलिक साहब, उससे रूल्स बनाते हैं। मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, कता कलामी की माफी। रोड के जो हादसात है वो इंस्पायरेशन का सबब नहीं बनते। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो पीछे उसकी इंस्पायरेशन में उसको फॉलो करते हुए 50 गाड़ियां जो है वो बिल्कुल आके टक्कर नहीं मारेंगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंस्पायरेशन का सबब बन रहा है। ये आपने देखे कि एक जो है लड़का ट्रैक के नीचे आया, ट्रेन के नीचे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर छत से छलांग लगाई जा रही है और अजीबो गरीब जो है वो वीडियो बनाने के उसमें मुख्तलिफ लोग जो है अपनी जानों से जा रहे हैं। कोई पसलियां तुड़वा रहा है, कोई बाजू तुड़वा रहा है। बात तो इंस्पायरेशन की है। मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे काइंडली 1 मिनट दीजिएगा जी। मसला ये है कि ऐसे चैलेंजेस हर तरह, जब भी कोई नई चीज आती है ना, जब चेंज आता है तो चेंज के साथ इस तरह के इश्यूज आते हैं, ये नॉर्मल है। अब उन इश्यूज को आप टैकल कैसे करते हैं ये बड़ा मैटर करता है।
ठीक है। अब आप ऑब्सीन जितने भी ये आपने वल्गर एक कंटेंट की बात की, डेफिनेटली उसको कौन पसंद करता है? मैं कब चाहूंगा कि आप वल्गर को अलाउ रखें? आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते हैं, आप उन आईडीज को बंद कर सकते हैं, आप उन आईपीज को बंद कर सकते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। 101 तरीका है अगर आप विलिंग हो इस चीज को बंद करने के लिए। अब आपने कहा जी हादसात होते हैं, अब तो देखिए आपने कहा कि इनको विलिंग हो बंद करने के लिए आप एक आईडी बैन करते हैं, दूसरी आईडी बैन करते हैं, चौथी आईडी बैन करते हैं, टिकटॉक बैन हुआ। टिकटॉक के बाद जो सबसे ज्यादा इस वक्त ऐप चल रही है, आपके जुर्माने होंगे क्योंकि आपकी फील्ड है, जब सजाएं होंगी, स्नैक वीडियो की ऐप इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है। टिकटॉक के बाद हम एक के बाद दूसरी उठा लेते हैं, दूसरी के बाद। हाँ, ये अच्छी बात आपने की, सजाओं का तयन कौन करेगा, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्या इतने सारे अरसे में ऐसा कुछ हुआ? गवर्नमेंट करेगी ना, रियासत करेगी ना, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप इस चीज को कैसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई जो स्टेट होती है ये चीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को एड्रेस करे। ये आप ये इश्यूज क्या ख्याल है यूएई में नहीं होते होंगे? ये इश्यूज अफ्रीका में नहीं होते होंगे? मैं यूरोप की बात नहीं करता, अमेरिका की बात, ये वहां नहीं होते होंगे? उन्होंने क्या बंद कर दिया टिकटॉक को? नहीं किया ना, उन्होंने इस चीज को रोका है, इस चीज का सद्देबाब किया है, इसके खिलाफ प्रॉपर कानून साजी की है इस चीज को रोकने के लिए। अगर आप बिल्कुल सर दर्द होगा सर ही काट देंगे तो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के आगे दीवार बना देंगे कि नहीं जी हमने आपको नहीं बढ़ने देना, क्या होगा? आपकी कौम पीछे रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। चलें, आपकी बात भी पहुंच गई, हमने भी बात की। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा वापस ई कॉमर्स की जानिब। डिजिटल मीडिया जिसको आपने वेबसाइट से स्टार्ट किया, आजकल यूट्यूबिंग है, उसके साथ फेसबुक भी गालिबन मोनेटाइज होना शुरू हो गया पाकिस्तान में। उसके अलावा कौन कौन से फोरम्स हैं और इनसे कैसे जल्दी अर्निंग हो सकती है? क्योंकि व्यूज़ के, लाइक्स के, सब्सक्राइबर्स का एक रश पड़ा हुआ है, तो इस सब को कैसे मैनेज किया जा सकता है और एक अच्छी अर्निंग ली जा सकती है? देखिए ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। आप बात कर रहे हैं कि यार इतने ज्यादा लोग जब इस फील्ड में आ रहे हैं और रेस लगी हुई माशाल्लाह से इस वक्त एक ताज़ा तरीन जो ज़राए की जानिब से फिगर आया है, पाकिस्तान में 80 लाख के करीब चैनल मालिकान है यूट्यूब के। तो गली गली में तो चैनल मालिक बैठा हुआ है यूट्यूब का, माशाल्लाह। अच्छा चले, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अगर वो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो हमारे नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, अगर वो हमें तालीम दे रहे हैं, अगर वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि न्यू कमर्स के लिए क्या स्पेस है या नहीं है? आई थिंक आप ये कहना चाहते थे। तो न्यू कमर्स के लिए अगर क्वालिटी देखें, क्वालिटी जो होती है ना वो अपना रास्ता खुद बनाती है। क्वालिटी आप प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, आपको ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी प्रमोट करेंगे, आपको लोग भी पसंद करेंगे, लोग भी आपको सब्सक्राइब करेंगे, लोग भी आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रमोशन की तरफ। सवाल ये है कंटेंट आपका क्वालिटी हो, उसके अंदर सब्र, पेशेंस जो है इस फील्ड के अंदर पहली और बुनियादी शर्त है। मैं इसको ना बहुत सारी जगहों में बता चुका हूं, आपके तवज्जो से भी बता देता हूं। मैं 3 चीजें कैटेगराइज कर रहा हूं। एक होती है नीयत, आपकी जो इंटेंशन है ना वो अच्छी हो, बेहतर हो, कंस्ट्रक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। दूसरी चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी, कि आपने काम पे लगे रहना है, आपने एक चीज करते रहना है। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि 2 दिन एक बच्चा स्टार्ट करता है, बीट ब्लॉगिंग है, चाहे एसईओ है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, ड्रॉपशिप, कुछ भी है, 2 दिन करता है, 2 दिन में उसको मजा नहीं आया या उसको अर्निंग नहीं हुई और कहता है छड्डो ये काम ही कुत्ता है। अच्छा चलें, ये वाला जो कंसेप्ट की बात समझ आ गई, आप कह रहे हैं कंसिस्टेंट रहना चाहिए, 365 दिन है तो कम से कम 300 दिन आपको अपनी वीडियो या ब्लॉग अपलोड करना होगा। मैं टेक्निकल एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं। जी, वो लोग जो एक एसईओ मैनेजर आखिरी पॉइंट था पेशेंस। जी पेशेंस, और ज़ाहिर सी बात है आप एक तसलसल है वो सब्र के साथ और शुक्र के साथ ही आगे बढ़ेगा। वो लोग जो एक एसईओ मैनेजर को या डिजिटल मीडिया मैनेजर को हायर नहीं कर सकते और ख़ुद काम करना चाहते हैं और लिंक जनरेट करके काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए या पेज मोनेटाइज हो जाए और वो पैसे कमाएं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखें मैं दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया क्वालिटी की बात करके। आप जिस चीज़ में चल रहे हैं, प्रोडक्शन में आपकी क्वालिटी, आपके कैमरा वर्क में क्वालिटी, आपकी एडिटिंग में, अब यूट्यूब की बात करिए ना, एडिटिंग में क्वालिटी, आपके कैमरे के एंगल में क्वालिटी, आपकी
स्टोरी के अंदर जो आप स्टोरी बना रहे हो, किसी भी कुछ भी आप दे रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस निच की, किस टॉपिक की, किस कीवर्ड की बात करें हम, किसी भी चीज़ में आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करो। अच्छा, फिर मेन चीज़ है आपके कंटेंट के अंदर जान होनी चाहिए। जब कंटेंट के अंदर जान होगी ना तो खुद एमर्ज करेगा। टाइम लगेगा, पहले दिन नहीं होगा, पहले हफ्ते में नहीं होगा, पहले महीने में नहीं होगा, लेकिन अगर आपके कंटेंट के अंदर जान होगी, मैं आपको गारंटी से श्योरिटी दे रहा हूं, आप एक ना एक दिन क्लिक जरूर करेंगे और टॉप पे जरूर आएंगे। अच्छा, और इसके बाद आप जॉब में जो आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ कंटेंट जरूरी है, उसकी जो बैक एंड वर्किंग है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती? सिर्फ आप जो बोल रहे हैं या जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस रखता है आपके नजदीक? कंटेंट से मुराद मेरी ये है कि थीम क्या है आपका, कि आप जो चीज़, मिसाल के तौर पर मैं सिखा रहा हूँ मैथ, मैंने एक चैनल बना लिया कि मैथ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरा मोबाइल यूं कांप रहा है, ठीक है, या मोबाइल ऐसा, मैंने ऐसे मोबाइल से वीडियो बनाई हुई है जो कि सही नज़र ही नहीं आती यूज़र को, ठीक है। अब मेरी आवाज़ जो है, पीछे पंखे चल रहे हैं, पीछे शोर आ रहा है, पीछे उस यूज़र को समझ ही कुछ नहीं आ रही। अब मैं जितना मर्जी अच्छा मैथ समझा दूँ, यूज़र को समझ ही नहीं आ रही, तो उसकी क्या वक़्त है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब मेरी प्रोडक्शन अच्छी है, मैंने मोबाइल भी अच्छा लिया हुआ है, मेरा माइक भी, आवाज़ भी साफ जा रही है। अब मैं मैथ जिस तरह समझा रहा हूँ वो तरीका बहुत अच्छा, शानदार है। ये है कंटेंट आपका। सही, मेरे कंटेंट से मुराद ये है कि आपके जो कुछ आप कर रहे हैं, आप सिटकॉम्स बना रहे हैं, आखिरी 30 सेकंड है हमारे पास, आखिरी 30 सेकंड है, कोई मेन टिप और मैसेज अगर आप देना चाहें। देखें, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, नौजवान हैं, तो आपको इस फील्ड के अंदर जरूर जंप करना चाहिए। यही फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर यही कुछ चलना है। और जो तेज तरीन चीज आपको करोड़पति बना सकती है जायज तरीके से, हलाल वे से, वो यही आईटी की फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप इसके अंदर एंटर हों, ऐप डेवलपमेंट सीखें, एंड्रॉयड के अंदर ऐप्स बनाएं, आईओएस के अंदर ऐप्स बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, एसईओ सीखें, ब्लॉगिंग सीखें, ई कॉमर्स सीखें, कुछ भी, लेकिन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हो जाएं, स्टेप इन कर लें और कंसिस्टेंट होके पेशेंस रखते हुए काम करें। ये वो फील्ड है जो कि आपको तेज तरीन करोड़पति बना सकता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जाते जाते मैं ये जुमला आपकी नज़र करूंगा कि आप कामयाब उसी वक्त होते हैं जब आप तसलसल के साथ काम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।